तो चलिए आज बात करते हैं इतिहास के उस दौर की जिसने ना सिर्फ एक देश का नक्शा बदला बल्कि करोड़ों लोगों की किस्मत हमेशा के लिए लिख दी। सोचिए, साल था 1945, दूसरा विश्व युद्ध अभी अभी खत्म हुआ था और फिजा में एक ही सवाल गूंज रहा था, अब भारत का क्या होगा। आज़ादी तो मिलनी ही थी, ये तो तय था, पर वो आज़ादी कैसी होगी। चलिए आपको ले चलते हैं उन आखिरी तूफानी सालों के सफर पर। हाँ, आज़ादी तो मिलनी थी, पर एक बहुत बड़ा सवाल, एक ऐसा सवाल जो सबके जहन में था, क्या आज़ाद भारत एक रहेगा या फिर बँट जाएगा। बस यही वो एक सवाल था जिसने पूरे देश के सियासी भविष्य को एक ऐसे मोड़ पर ला खड़ा किया जहां एक तरफ कांग्रेस थी और दूसरी तरफ मुस्लिम लीग। और पता है क्या, कोई भी एक इंच पीछे हटने को तैयार नहीं था। अब देखिए, साल 1946 तक ना बातचीत की कई कोशिशें हो चुकी थी, सब नाकाम। चाहे वो क्रिप्स मिशन हो या वेविल प्लान, नतीजा कुछ नहीं निकला। पूरे देश में एक अजीब सी बेचैनी थी। जानते हैं कैसी? जैसे किसी बड़े तूफान से पहले की खामोशी होती है ना, बिल्कुल वैसी। अब ये साफ हो चुका था कि वक्त आ गया है आज़ादी के लिए आखिरी और सबसे निर्णायक लड़ाई का। और फिर फरवरी 1946 में एक ऐसी घटना हुई जिसने ब्रिटिश राज की नींव हिलाकर रख दी। ये थी रॉयल इंडियन नेवी की बगावत। हुआ ये कि जो भारतीय नाविक थे, जिन्हें रेटिंग्स कहा जाता था, वो अपने साथ हो रहे भेदभाव, बहुत कम सैलरी और खराब खाने से बस तंग आ चुके थे। ये पूरा विद्रोह बॉम्बे में HMS तलवार जहाज से शुरू हुआ और देखते ही देखते कराची के HMS हिंदुस्तान तक आग की तरह फैल गया। और सबसे हैरान करने वाली बात पता है क्या थी? देश की दो सबसे बड़ी पार्टियां, कांग्रेस और मुस्लिम लीग, दोनों ही इस बगावत के सपोर्ट में नहीं थीं। वल्लभ भाई पटेल और मोहम्मद अली जिन्ना जैसे बड़े नेताओं ने तो नाविकों को सरेंडर करने के लिए भी मना लिया। लेकिन इस बगावत ने अपना काम कर दिया था। अंग्रेजों को एक साफ साफ संदेश मिल गया था कि अब वो अपनी सबसे बड़ी ताकत यानी भारतीय फौजों के दम पर हिंदुस्तान पर राज नहीं कर सकते। अब उनका समय पूरा हो चुका था। तो जब भारत में ये सब उथल पुथल चल रही थी, ठीक उसी वक्त लंदन में सरकार बदल गई। लेबर पार्टी के क्लेमेंट एटली बन गए नए प्रधानमंत्री और उन्होंने भारत की इस उलझी हुई गुत्थी को सुलझाने के लिए एक बड़ा कदम उठाया। उन्होंने अपने 3 सबसे काबिल मंत्रियों को भारत भेजा। इसी को हम जानते हैं कैबिनेट मिशन के नाम से, और ये भारत को एक रखने की शायद आखिरी कोशिश थी। इस मिशन में 3 लोग थे, पैथिक लॉरेंस, स्टैफर्ड क्रिप्स और A.V. अलेक्जेंडर। और इनके सामने चैलेंज कोई छोटा मोटा नहीं था। इन्हें भारत के लिए एक ऐसा संविधान का ढांचा तैयार करना था जो सबको मंजूर हो, ताकि पावर ट्रांसफर शांति से बिना किसी खून खराबे के हो सके। तो मिशन ने एक बहुत ही, कह सकते हैं, कॉम्प्लेक्स प्लान सामने रखा। आप इसे ऐसे समझिए जैसे कोई 3 मंजिला इमारत हो। सबसे नीचे यानी ग्राउंड फ्लोर पर थे प्रांत, जिन्हें अपने ज्यादातर मामलों में पूरी आज़ादी थी। फिर बीच की मंजिल पर ये प्रांत चाहें तो मिलकर अपने ग्रुप्स बना सकते थे। और सबसे ऊपर थी केंद्र सरकार, जिसके पास सिर्फ 3 जरूरी चीजें थीं: डिफेंस, फॉरेन अफेयर्स और कम्युनिकेशंस। ये असल में भारत को एक रखने और मुस्लिम बहुल इलाकों को थोड़ी आज़ादी देने के बीच एक बैलेंस बनाने की कोशिश थी। पर बस यहीं आकर सारी बात अटक गई। देखिए, कांग्रेस चाहती थी एक मजबूत सेंटर वाली सरकार जो पूरे देश को एक साथ जोड़कर रखे। वहीं दूसरी तरफ मुस्लिम लीग अपनी एक ही मांग पर अड़ी हुई थी, एक अलग देश, पाकिस्तान। अब कैबिनेट मिशन के प्लान में सीधे सीधे पाकिस्तान की मांग तो थी नहीं, और बस यही वजह थी कि मुस्लिम लीग ने आखिर में इस पूरे प्लान को ही ठुकरा दिया। कैबिनेट मिशन का फेल होना एक टर्निंग पॉइंट था। इसने बातचीत के लगभग सारे दरवाजे बंद कर दिए, और इसके बाद जो हुआ उसने हिंदुस्तान की तारीख को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। मुस्लिम लीग ने 16 अगस्त 1946 को डायरेक्ट एक्शन डे का ऐलान कर दिया। ये पाकिस्तान बनाने के लिए एक सीधी कार्रवाई की कॉल थी। इसका नतीजा, पूरे देश में भयानक दंगे भड़क उठे। अब समझौते की कोई उम्मीद बाकी नहीं रही। जब पूरा देश हिंसा की आग में जल रहा था, तब कहानी में एंट्री होती है लॉर्ड माउंटबैटन की। उन्हें भारत का आखिरी वाइसराय बनाकर भेजा गया और उन्हें सिर्फ एक काम दिया गया था: जितनी जल्दी हो सके पावर ट्रांसफर करो, बस जैसे भी हो ये काम खत्म करो। और फिर 3 जून 1947 को माउंटबैटन ने अपना आखिरी प्लान पेश किया, और इस प्लान में सिर्फ एक ही रास्ता था: बंटवारा। यानी भारत और पाकिस्तान 2 अलग अलग देश बनेंगे। देश में जिस तरह से हिंसा बढ़ रही थी, उसे देखते हुए कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों ने बहुत भारी मन से ही सही, पर इस कड़वी सच्चाई को मान लिया। तो इस प्लान में मोटी मोटी बातें क्या थीं? पहली, कि भारत का बंटवारा तो अब होकर रहेगा। दूसरी, बंगाल और पंजाब
जो 2 सबसे बड़े सूबे थे उन्हें भी धर्म के आधार पर बांटा जाएगा। और तीसरी, जो 5 से ज़्यादा रियासतें थीं, उन्हें यह चॉइस दी गई कि आप या तो भारत के साथ जाओ या पाकिस्तान के साथ, या फिर चाहो तो आज़ाद रहो। और इसी एक फैसले ने आगे चलकर कई और मुश्किलों को जन्म दिया। अब सबसे मुश्किल काम था जमीन पर एक लकीर खींचना, एक नया बॉर्डर बनाना। और ये जिम्मेदारी दी गई सर सिरिल रैडक्लिफ को। सोचिए, एक ऐसा इंसान जो इससे पहले कभी भारत आया ही नहीं था। आज भारत और पाकिस्तान के बीच जो बॉर्डर है उसे उन्हीं के नाम पर रैडक्लिफ लाइन कहा जाता है। एक ऐसी लकीर जिसने रातों रात लाखों लोगों की किस्मत बदल दी। तो अब वक्त बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा था। पावर ट्रांसफर का दिन करीब आ रहा था। लेकिन एक तरफ जहां आज़ादी का जश्न था, वहीं दूसरी तरफ इस नए नवेले देश के सामने चुनौतियों का एक पूरा पहाड़ खड़ा था। फिर आई तारीख 18 जुलाई 1947। इस दिन ब्रिटिश संसद ने इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट पास किया। ये वो कानूनी दस्तावेज था जिसने भारत पर 200 साल के ब्रिटिश राज को ऑफिशियली खत्म कर दिया। और फिर 15 अगस्त 1947 को भारत और पाकिस्तान 2 नए आज़ाद देश बनकर दुनिया के नक्शे पर सामने आए। जैसा कि हमने थोड़ी देर पहले बात की, 500 से ज़्यादा रियासतों को अपना भविष्य चुनना था। अच्छी बात यह थी कि ज़्यादातर ने तो शांति से भारत में शामिल होने का फैसला कर लिया। लेकिन 3 बड़ी रियासतें थीं, कश्मीर, जूनागढ़ और हैदराबाद, जो एक बड़ी पहेली बन गई। और इन्हें सुलझाना भारत की नई सरकार के लिए एक बहुत बड़ा इम्तिहान था। तो चलिए देखते हैं कि ये मामला सुलझा कैसे। सबसे पहले कश्मीर। वहाँ के महाराजा आज़ाद रहना चाहते थे, लेकिन जब पाकिस्तान की तरफ से कबायलियों ने हमला कर दिया तो उन्होंने भारत से मदद मांगी और विलय के कागजात पर साइन कर दिए। अब आते हैं जूनागढ़ पर। वहाँ के नवाब पाकिस्तान जाना चाहते थे, लेकिन ज़्यादातर आबादी हिंदू थी, तो वहाँ एक जनमत संग्रह यानी वोटिंग हुई और लोगों ने भारत को चुना। और आखिर में हैदराबाद। वहाँ के निज़ाम भी आज़ाद रहने का सपना देख रहे थे, लेकिन भारत ने एक मिलिट्री ऑपरेशन, जिसे पुलिस एक्शन का नाम दिया गया, के जरिए हैदराबाद को भारत में शामिल कर लिया। तो सवाल ये उठता है कि 1947 हमें विरासत में देकर क्या गया? ये यकीनन एक नई शुरुआत थी, एक नई सुबह थी, लेकिन इस सुबह की कीमत बहुत बहुत बड़ी थी। सोचिए, आज़ादी एक बहुत बड़ी जीत थी। सदियों की गुलामी के बाद एक नई सुबह का वादा था। लेकिन इस जीत के साथ जुड़ी थी बंटवारे की एक भयानक त्रासदी, एक ऐसा जख्म जो शायद आज भी पूरी तरह भरा नहीं है। तो 1947 का एहसास ना, वो मिला जुला था। एक तरफ आज़ादी की ज़बरदस्त खुशी थी, तो दूसरी तरफ बंटवारे का एक गहरा, कभी न खत्म होने वाला दर्द। और बस इसी सवाल के साथ मैं आपको छोड़े जाता हूँ। 1947 का वो बंटवारा आज भी साउथ एशिया के आज और आने वाले कल को किस तरह से प्रभावित कर रहा है, इस पर सोचिएगा जरूर। अगर आप इसी वीडियो के बेस्ट क्वालिटी नोट्स चाहते हैं, तो इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें। चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है।